Welcome to online study at QES. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल भर्ती के लिए जो इस समय भर्तियां आने वाली हैं, लेखपाल के 8,000 लेखपाल की भर्ती के लिए संस्कृति हुई है शासन द्वारा, तो जल्दी भर्ती आने की संभावना है, जल्दी भर्ती आ जाएगी। तो इसके लिए जो मॉक टेस्ट मैंने प्रारंभ किए थे उसमें 10 हिंदी के मॉक टेस्ट में दे चुका हूँ, और ग्रामीण प्रवेश के जो शुरू किए हैं उसमें दूसरा मॉक टेस्ट आज ग्रामीण प्रवेश का मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने पुराने हमारे मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो पहले इनको जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप ये देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया था, और मैंने कहा था कि इनमें से क्वेश्चंस आपको जरूर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, तो इन्हें ना लगाने की गलती ना करें, इन्हें जरूर लगाएं। ठीक है, और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दूसरा मॉक टेस्ट आज ग्रामीण प्रवेश का मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन भी देता हूँ और जो चीज़ें बताता हूँ वो आप साथ के साथ नोट करते चलें, जिससे कि आपकी बेटर तैयारी होगी और आगे के लिए आप जो है तैयार रहेंगे। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। केसर का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। आपको बताना है केसर किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है केसर का। 4 ऑप्शन दिए हैं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या केरल। जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ, जिससे कि आप पहले खुद टिक करिए, जिससे कि आपको पता चलेगा आपको कितना आता है, फिर आंसर तो मैं बताऊँगा। मॉक टेस्ट का ये मतलब होता है। चलिए जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है सर्वाधिक केसर का उत्पादन करता है। ठीक है, केसर दुनिया का सर्वाधिक महंगा मसाला है। ठीक है, केसर जो है सर्वाधिक महंगा मसाला है, और ये पुष्प की वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। किससे? पुष्प जो होता है पौधे का, उसकी वर्तिका जो भाग होता है उससे प्राप्त किया जाता है। चलिए, तो जम्मू कश्मीर हमारे देश का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है केसर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र? कहाँ पर है? नई दिल्ली, कटक, पटना, भोपाल। जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो कहाँ स्थित है? कटक में। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में स्थित है। क्लियर है? ठीक है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको CRRI के नाम से भी जानते हैं। अगर जो है घुमा के पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। और इसकी स्थापना जो है 23 अप्रैल 1946 में की गई थी। कब की गई थी? 23 अप्रैल 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर रहेगा इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं बताता हूँ ये आप नोट करते चलिए, जिससे कि आपको आगे के लिए अगले क्वेश्चन तैयार हो। इसमें 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, इससे ऐसे जो है क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्लियर करके बताइए। वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश। वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश। तो कुंभ मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? प्रयाग में होता है। कहाँ होता है? प्रयाग में। ये तो सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश में प्रयाग में होता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ होता है? प्रयाग में होता है। और प्रयाग जो है गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती को एक पौराणिक नदी माना गया है, जो इस समय विलुप्त हो चुकी है, ऐसा बोलते हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर बसा बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, और इसको किसके? इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। प्रयाग को किसके नाम से भी जानते हैं? इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? निम्न में से रबी की फसल कौन सी है? 4 दी हुई है, मूंगफली, कपास, पटसन और चना। जल्दी से बताइए रबी की फसल कौन सी है? तो रबी की फसल कौन सी है? बताइए। चना। कौन सी है? चना आपकी जो है रबी की फसल है। अब भारत में ऋतुओं के आधार पर जो फसलों को बांटा गया है वो 3 तरह से बांटा गया है। एक तो रबी, ठीक है, दूसरी खरीफ, रबी, खरीफ और जायद। ऋतुओं के हिसाब से 3 तरह की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है, अगर रबी की फसल की बुवाई के समय तापमान कम होना चाहिए। रबी की फसल की बुवाई करते हैं तापमान कम होना चाहिए, जैसे नवंबर के आसपास जिनको जो है बोया जाता है। ठीक है, और जब कटाई होती है इनकी फसल की, यानी फसल पकती है, उस समय शुष्क और गर्म होना चाहिए, जैसे अप्रैल में कटती हैं। तो ये रबी की फसल हो गई। तो रबी की फसल जो प्रमुख फसलें में कौन कौन सी होती हैं? जैसे हम रबी की फसल की बात कर रहे हैं अभी,
तो रबी की प्रमुख फसल कौन सी होती है? गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, ये सब क्या है आपकी रबी की फसल है। क्लियर है। तो जैसे मैंने बताया कि नवंबर, अक्टूबर, नवंबर में बुवाई होती है कम तापमान पर, शुष्क तापमान पर अप्रैल में जाकर इनकी कटाई की जाती है। ये सारी चीज़ नोट करना, ये सब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमि की पैमाइश। पैमाइश का मतलब होता है नाप। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग या भू प्रबंध विभाग। तो जल्दी से बताइए कौन सा विभाग करता है। तो भूमि की पैमाइश का भाग कौन सा करता है विभाग? राजस्व विभाग इस जो है क्षेत्र में काम करता है। जैसे भूमि की पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग लेखपाल कानूनगो के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से करता है? लेखपाल और कानूनगो के माध्यम से करता है। ठीक है। जबकि हम बात करें भूमि प्रबंधन के अंतर्गत भूमि संबंधों के समायोजन, भूमि उपयोग, निरीक्षण, सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखने का कार्य आता है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए ये सब नोट करते जाना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? आयकर, विक्रय कर, लगान या उपकर। तो भूमि के ऊपर जो टैक्स वसूल किया जाता है वो लगान होता है। तो सब जानते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्या होता है? लगान होता है। राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा इसको लिया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जमाबंदी तैयार की जाती है। जमाबंदी तैयार की जाती है कैसे? 8 प्रतियों में तैयार की जाती है, 4 प्रतियों में, 2 प्रतियों में और 6 प्रतियों में। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही है। तो जो जमाबंदी है वो किससे में पता कि 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। तीसरा आंसर जिन्होंने टिक किया उनका ये सही है। अब जमाबंदी होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो जमाबंदी का आशय जो है वो अभिलेखों के अधिकार से होता है। किससे? अभिलेखों के अधिकार से, राइट ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट ऑफ रिकॉर्ड्स, अभिलेखों के अधिकार से होता है इसका संबंध। ठीक है। जो भू अभिलेखों को इंकित करता है कि भू अभिलेख का जो रिकॉर्ड है वो क्या है, उसको इंकित करता है। ठीक है। ऐसा इनका जो रख रखाव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तहसील के द्वारा किया जाता है। तो इन सारे रिकॉर्डों का जो रख रखाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? तहसील के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा? तहसील के द्वारा। और जमाबंदी जैसे मैं बताया 2 प्रतियों में बनाई जाती है, एक सरकार के पास और दूसरा पटवारी के पास। किसके पास? एक सरकार के पास रहती है और दूसरी पटवारी के पास रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। किसके आधार पर लगाया जाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पर, भूमि की किस्म के आधार पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके आधार पर लगाया जाता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए किसके आधार पर लगाया जाता है। तो इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो फिर किसके आधार पर लगाया जाता है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मुद्रांक शुल्क, इसको हम ऐसे समझें स्टाम्प शुल्क बोलते हैं। जो स्टाम्प खरीदते हैं बैनामा करवाते वक्त उसको स्टाम्प शुल्क बोलते हैं। तो इसको जो है भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 13 के आधार पर लिया जाता है। किसके आधार पर लिया जाता है? भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 13 के आधार पर इसको लिया जाता है। सही है। और स्टाम्प शुल्क इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर रोपित किया जाता है। किसके आधार पर? इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर रोपित किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट के आधार पर लिया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब उस दस्तावेज से है जो भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? जो भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। ठीक है। तो स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत अनुबंध मूल्य पर ही लगाया जाता है। किस पर? भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य। अनुबंध मूल्य क्या है? भूमि की बाजार कीमत क्या है? उसके आधार पर इसको लगाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है धरातल पर मापी गई 36 दूरियां, धरातल पर मापी गई 36 दूरियां कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मानचित्र कला, सर्वेक्षण कला, मानचित्रांकन या धरातल प्रदर्शन कला। जल्दी से बताइए कौन सा होता है। तो कौन सा होता है? सर्वेक्षण कला।
जो धरातल पर क्षैतिज, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल दूरियां जो कोण और जो नापते हैं उनको मानचित्र पर जो दिखाते हैं, इस कला को सर्वेक्षण कला कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वेक्षण कला। क्लियर है, तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी। एक कृषि का खेत है, एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको नापने के लिए सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छी विधि क्या होगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जरीब द्वारा, प्लेन टेबल द्वारा, प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, थियोडोलाइट द्वारा। तो सबसे अच्छी क्या होगी, जैसे मैंने इसके ऊपर मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा कि भारतीय मापें क्या होती हैं, जल्दी बहुत जल्दी इसको एक लेक्चर देने वाला हूँ मैं इसके ऊपर आपको कि भारतीय मापें क्या होती हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी खेती के लिए माप यूज़ की जाती हैं। तो सबसे अच्छी जो खेती की माप होती है वो होती है जरीब, जरीब के द्वारा की जाती है। ठीक है, जरीब क्या है, खेत को नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, जंजीर होती है जो कड़ियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, क्लियर है, तो इसको ही जरीब कहा जाता है। जरीब का जो जैसे हम बात करें तो ये लगभग 55 गज या 20 नॉट के बराबर होता है। जरीब जो है 55 गज, एक जरीब जो है 55 गज या 20 नॉट के बराबर होता है। किसके बराबर, 55 गज या 20 नॉट के बराबर होता है। ठीक है, एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं, यानी एक वर्ग जरीब को हम 1 बीघा कह देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरीब द्वारा सबसे अच्छी खेती की नाप की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुटीर योजना निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित है। कुटीर योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना। दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। या चौथा है उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए कौन सा है, तो इसमें कौन सा आंसर सही है, सी आंसर सही है। जो कुटीर ज्योति योजना है उसके द्वारा क्या किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उत्पन्न कराना, बिजली उपलब्ध कराना है, बिजली मिल ली जाती है। तो जो कुटीर ज्योति योजना है वो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आती है। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, अप्रैल 2005 में। अप्रैल 2005 में भारत सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। क्लियर है इतना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूसा बोल्ट किसकी किस्म है। धान की, सरसों की, गेहूं की, अरहर की। जल्दी से बताइए पूसा बोल्ट किसकी किस्म है, सरसों की किस्म है ये। ठीक है, इसमें पौधों की ऊंचाई, अब देखो ये एक क्वेश्चन ये हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, मैं सब बता देता हूँ। पूसा गोल्ड में जो पौधों की ऊंचाई होती है, सरसों के पौधों की जो ऊंचाई बन के आती है वो किससे, 140 से 150 सेंटीमीटर तक। इस किस्म के द्वारा उत्पन्न किए गए पौधों की लंबाई 140 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में हम सब जानते हैं। नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक क्या है। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वो क्या है, ये बताया। विभाग है, बोर्ड है, खंड है, बैंक है, क्या है, जल्दी से बताइए। तो क्या है, बैंक है। नाबार्ड क्या है, बैंक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, NABARD। फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, वित्तीय संस्था है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। कब स्थापना हुई थी नाबार्ड की, 12 जुलाई 1982 को। ये क्या है, जो है बैंक है जो ग्रामीण और लघु कुटीर उद्योगों के लिए ऋण उत्पन्न कराता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का प्रथम कृषि विद्यालय है। कृषि विद्यालय कौन सा है देश का प्रथम, जल्दी से बताइए। लुधियाना कहाँ पर था, लुधियाना में, पंतनगर में, हिसार में, जबलपुर में। तो कहाँ था, पंतनगर में। पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सब जानते हैं। तो देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, ये की गई थी 17 नवंबर 1960 में की गई थी। 17 नवंबर 1960 में पंतनगर में की गई थी। ठीक है, और 1972 में, कब,
1972 में स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया था। क्लियर है? तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1972 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था? गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? आलू, टमाटर, चावल या ज्वार? भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन किस चीज़ का होता है? चावल का। किसका? चावल। इसमें ऑप्शन में हमें देखना है, वैसे दो चीज़ हैं जिनका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, पहला चावल और दूसरा गेहूँ। भारत में इन दोनों चीज़ों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर चावल ऑप्शन में है तो हम चावल पर टिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? अरहर में, सोयाबीन में, गेहूं में, उर्द में? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है? सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, और सोयाबीन के बाद दूसरे नंबर पर अरहर में पाया जाता है। सोयाबीन के बाद दूसरे नंबर पर अरहर में पाया जाता है। ठीक है, और सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है, कहाँ पर है? पंतनगर में। कृषि विज्ञान केंद्र पंतनगर, कानपुर, लुधियाना या पांडुचेरी? तो कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। पांडुचेरी में। तो जिन्होंने पांडुचेरी टिक किया उनका ये आंसर सही है। तो कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी में स्थित है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, यहाँ पर जो है कंफ्यूज मत होना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरीफ ऋतु की फसलें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रबी, खरीफ और जायद ऋतुओं के आधार पर 3 तरह से बांटा गया फसलों को। खरीफ की फसल पूछिए तो खरीफ की फसल कौन सी है बताइए? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सी हैं। तो कौन सी हैं? बी, ज्वार, बाजरा और ढैंचा। ज्वार, बाजरा और ढैंचा ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, ज्वार, धान, मैं बता देता हूँ, धान, ज्वार, बाजरा, ढैंचा, ये सब क्या है? खरीफ की फसलें हैं जिनको बारिश के सीजन में बोया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? धान के लिए सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? दोमट, बलुई, काली, जलोढ़? जल्दी से बताइए। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ धान के लिए होती है वो कौन सी होती है? दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और आता है, जैसे मैं यहीं बता देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। कपास के उत्पादन के लिए पूछा जाता है कभी कभी कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? तो कपास के उत्पादन के लिए हमेशा काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। कौन सी होती है? काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। तो आप जो है लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें चैनल को, शेयर करें, सबकी तैयारी अच्छी हो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चनों के साथ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए।